हाय। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। हम अब तक सारे एक्ट्स कर चुके हैं, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट्स चैप्टर नंबर 1। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। ठीक है। अब देखो, हमने इससे पहले हमने पार्ट्स भी पढ़ लिए हैं, शेड्यूल भी पढ़ लिए हैं कि पार्ट्स क्या है, शेड्यूल क्या है, और बोरिंग फीचर्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हम पार्ट 1 पढ़ते हैं ना, पार्ट 1, ठीक है, उसमें यही आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बात इंडिया की हो रही है ना, एज ए यूनियन, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होगा। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी गिवन है। ठीक है। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है, इसी के बारे में बात करता है। और ये चैप्टर भी ये 4 आर्टिकल के बारे में है। देखो, आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। ठीक है। कि जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, पार्ट 1 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देखो, आर्टिकल 1 ये बताता है कि डिस्क्राइब करता है इंडिया को, इंडिया दैट इज भारत। ये ध्यान रखना कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि इंडिया नाम अडॉप्ट करो, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत अडॉप्ट करो। तो दोनों ग्रुप की सुनते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत। तो इसमें इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कि जो इंडिया है दैट इज भारत, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कि वो यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट है जैसे अमेरिका। ठीक है। कि बहुत सारी स्टेट्स थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया और वो साथ में इकट्ठे होके एक कंट्री फॉर्म कर रही है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स आके इकट्ठी हुई है। ठीक है। बल्कि इंडिया एक पूरा होल था। ठीक है। स्टेट्स बाद में बनी है। तो इंडिया इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड मिक्स ऑफ बोथ इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। इंडिया को भी अडॉप्ट किया और भारत को भी अडॉप्ट किया। यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीजंस। यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया गया है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलने के बजाय। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। कि जो इंडिया बना है ना, उसमें स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि अमेरिका के फेडरेशन में हुआ है कि स्टेट्स आई। ठीक है। 50 स्टेट्स आई और उन्होंने मिलकर अमेरिका को बना लिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोलने का? द स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। कि जो स्टेट्स है ना इंडिया में, ठीक है, वो फेडरेशन से अलग नहीं हो सकती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट है वो अलग जा सकती है अमेरिका में, पर यहाँ पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो यूनियन से, सेंटर से अलग हो जाए। द स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है। 2 रीजन की वजह से इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोला है कि ये एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है। और दूसरा के स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो जाए। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। जो फेडरेशन है वो यूनियन है क्योंकि इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसे तोड़ नहीं सकते हो आप। ठीक है। नहीं तोड़ सकते हो। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि पूरी जो इंडिया है एज अ कंट्री, वो पूरा इकट्ठा है, एक है। ठीक है। उसको स्टेट्स में बस कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अलग अलग है। इंडिया पूरा एक है। ठीक है। उसको बस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू। देखो, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसने ये बोला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। फर्स्ट तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो टेरिटरी है स्टेट्स की। ठीक है। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, ये तो है स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी। और तीसरा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टेरिटरी कभी भी टाइम टू टाइम जो एक्वायर कर रही है बाहर से। ठीक है। एक तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एंड जो वो एक्वायर कर रही है।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ये बोल रहा है कि टेरिटरी क्या इंक्लूड कर रही है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, ये आ सकता है कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, next, name of states and UTs and their territorial extent are mentioned in first schedule। देखो शेड्यूल किए थे ना हमने, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, लेकिन वो अब 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम गिवन है ना, जब हमने शेड्यूल किया था उसमें पढ़ा था कि स्टेट एंड यूटी के नेम मेंशन है फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपको दो टर्म देखते हो इस चैप्टर में, एक है यूनियन ऑफ इंडिया, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो एक छोटी टर्म है बजाय कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ी टर्म है, यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटी टर्म है, क्योंकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें यूनियन ऑफ इंडिया तो इंक्लूडेड है ही। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया तो इंक्लूड है ही, उसमें साथ में टेरिटरीज भी और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, ये तीनों आती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ देख लो कि ये तो यूनियन हाँ, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या इंक्लूड करता है, ये तीनों, है ना। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग है और यूनियन ऑफ इंडिया अलग। यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटी टर्म है, आप इसको यूनियन ऑफ इंडिया बोल रहे हो, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो इसके साथ साथ ये दो चीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आर्टिकल 1 हो गया कि क्या बोल रहा है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 1 ही हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया बता रहा है कि इसमें तीन आते हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और तीसरा जो टेरिटरी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रही है ना किसी भी टाइम, वो इंक्लूड होगी। और ये जो नेम है स्टेट यूटीज के एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि वो कहा तक कितनी स्टेट है, कौन सी यूटी है, वो सब फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो आ गया। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अभी देखो इसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको परिभाषित कर दिया कि ये इंक्लूड कर रहा है। अब आर्टिकल 2 में जो पार्लियामेंट है उसको पावर दे दी कि आप एडमिट कर सकते हो यूनियन ऑफ इंडिया को, या फिर एक नई स्टेट बना सकते हो। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ और बाहर से टेरिटरी ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर न्यू स्टेट बनानी है तो वो भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आर्टिकल 2 ने पार्लियामेंट को पावर दी, और दो इट गिव्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, दो पावर दी। फर्स्ट, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, मतलब कि आप यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू स्टेट ऐड कर सकते हो। जैसे पहले इतना था तो बाहर से आपने एक्वायर की, उसको भी ऐड कर सकते हो, अब इतना हो चुका है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि उनका उन स्टेट्स को एडमिट कर रहे हैं हम यूनियन टेरिटरी में, हमारे इंडिया की टेरिटरी में, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, दूसरी पावर है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, आप न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स व्हिच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, अब आ रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि आप जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें कुछ बाहर से एडमिट करना है तो कर सकते हो, अगर न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करनी है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। हाँ, अभी है ना, आपको आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकती है। आर्टिकल 2 बात करता है कि जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है वो हम एडमिट कर रहे हैं इंडिया में। आर्टिकल 3 है कि ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, बस उसे अलग करके नए स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 है कि हम बाहर से एडमिट कर सकते हैं, न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसको पावर मिल रही है, पार्लियामेंट को। ये वन लाइनर क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि आर्टिकल 2 किसी प्रेसिडेंट या पीएम को पावर नहीं देता, ये पार्लियामेंट को पावर देता है। ठीक है, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 3 नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 3। ठीक है, रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, कि जो यूनियन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है ना,
उनके बीच में ही चेंज हो रहा है, ठीक है? या अलग से कोई फ़ॉर्म हो रही है स्टेट, ठीक है? जैसे कि पंजाब से अलग होके हरियाणा बना, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर बना है, ठीक है? और अगर कोई बांग्लादेश से हमने टेरिटरी के लिए बाहर से टेरिटरी एक्वायर किया, तो वो आर्टिकल 2 में आएगी, ठीक है? क्योंकि वो न्यू स्टेट एस्टेब्लिश हुई है, वो टेरिटरी हमने एक्वायर किया जो हमारे पास नहीं थी, एक्जिस्टेंस में नहीं थी, ठीक है? इट डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट, है ना? इंटरनल इंडिया में पहले ही से ही वो एग्जिस्ट कर रही है, बस उसी की रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं आर्टिकल 3 में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे है ना, आर्टिकल 3 में जब कोई नई स्टेट बनती है, ठीक है? या नई स्टेट की फॉर्मेशन होती है या कुछ चेंज होता है, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है वो है, ठीक है? देखो, पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, ये कौन से आर्टिकल में है इसकी पावर? आर्टिकल 3 में, कि वो जो स्टेट है ऑलरेडी इंडिया की पार्ट है, उसको रीऑर्गेनाइज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, पार्लियामेंट को पावर देता है कि न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट पहले छोटी थी, अगर उसका इंक्रीज करना है एरिया किसी दूसरी स्टेट से लेके वो कर सकते हो। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जैसे इसका इसको मिलाया, इस स्टेट का इसमें मिलाया तो इसका बड़ा हो गया, इससे तो चला गया, तो इसका एरिया तो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी कर सकते हो। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ठीक है? किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है वो कर सकते हो। एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम बदलना है ये कर सकते हो, है ना? कि नई स्टेट बनानी है वो बना सकते हो, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है कर सकते हो, ठीक है? किसी स्टेट का एरिया को कम करना है कर सकते हो, नेम चेंज करना है कर सकते हो, बाउंड्रीज चेंज करनी है कर सकते हो, ठीक है? ये सब आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है। अभी यहाँ की वो ये सब चेंज करने के लिए प्रोसेस देखो, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, प्री प्लस मेंस, ठीक है? वन डे एग्जाम में भी, और अगर कोई पीसीएस और यूपीएससी है तो उन दोनों में ही इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, ठीक है? इसमें क्या होगा, वैसे ये स्टेट के साथ साथ यूटी भी है, पर यूटी में ये ध्यान रखना कि जब प्रेसिडेंट है, मतलब उसी के पास पूरी पावर है सेंटर के पास, वो यूटी से मतलब सलाह ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूटी सेंटर के अंदर ही आती है, ठीक है? देखो, अब इसकी प्रोसेस देखो कि कैसे चेंज करेंगे। जो ये चेंज करने का, इन सब के लिए हमें कुछ चेंज करने के लिए बिल लाना है ना, तो वो बिल सिर्फ और सिर्फ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही आएगा, ठीक है? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप बिल नहीं ला सकते हो। स्टेट में कोई भी चेंज करना है तो वो बिल प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही आएगा, कि आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद बिल लेके आ रहे हो, ठीक है? अब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आ गई, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट रेफर दिस बिल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? देखो, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये बिल भेजना है जो कि इस डिसीजन से, इस बिल से अफेक्ट होगी, ठीक है? इस बिल से जो अफेक्ट होगी ना स्टेट, उसी कंसर्न्ड स्टेट के पास ये बिल भेजना है टू एक्सप्रेस इट्स व्यू विद इन स्पेसिफाइड टाइम, टाइम लिमिट भी दे देंगे, ठीक है? कि आप इतने टाइम में आप अपना व्यू दे दो, ठीक है? पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से बिल आएगा, फिर इस बिल को कंसर्न स्टेट असेंबली के पास भेजेंगे अपने व्यू देने के लिए, ठीक है? अब जो ये असेंबली व्यू देगी ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रेसिडेंट अगर मन कर रहा है तो मान ले, ना मन कर रहा है तो ना माने, ठीक है? मतलब एक तरह से ये लगा लो कि बस ये एक प्रोसेस में आता है, बाइंडिंग नहीं है ये प्रेसिडेंट पे, इसके जो ये रिकमेंडेशन है अपने व्यू दे रही है, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट बाइंडिंग, प्रेसिडेंट में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है? एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। It is not necessary to make fresh reference to state legislative every time an amendment to the bill is moved. तो जो ये बिल आया था प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, अगर इसमें कुछ हम एक बार भेज चुके हैं स्टेट असेंबली के पास, लेकिन फिर से अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो बार-बार हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्यू दे रही है वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? इन केस इन केस ऑफ यूटी, पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन। देखो, ये आ गया ना पॉइंट, कि अगर यूटी में चेंज की बात हो रही है तो पार्लियामेंट खुद
एक्शन ले सकती है, खुद डिसीजन ले सकती है। ये बाइंडिंग नहीं है कि यूटी के पास बिल भेजेगी, ठीक है? वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये कह रहा है कि जो इंडिया है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, वो एक यूनियन है। लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, स्टेट्स आप मतलब कि चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये सब चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है ना। आप न्यू भी फॉर्म कर सकते हो किसी स्टेट से निकाल के दूसरे स्टेट, तो स्टेट तो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन इंडिया एज ए यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यूएसए में एकदम इसका मतलब उल्टा नहीं। यूएसए में क्या है कि यूएसए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब उसमें ना तो यूनियन तोड़ सकते हो ना आप स्टेट तोड़ सकते हो। अपने स्टेट के एक आइडेंटिटी है, वो अपने आप में एक यूनियन है अमेरिका में, ठीक है? लेकिन इंडिया में यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि ये चेंज जो है पार्लियामेंट कर सकती है। In India, continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। कि जो अभी एग्जिस्टेंस स्टेट चल रही है ना, जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री इतनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको ये नहीं बोल रहा है कि लास्ट ब्रेथ तक यही बाउंड्री रहेगी, ठीक है? गारंटी नहीं दे रहा है। इन इंडिया कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यूएसए में कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? आगे समझ प्रोसेस कि जो बिल है स्टेट में कुछ भी ये सब चेंज करने का, वो प्रेसिडेंट की प्री रिकमेंडेशन से ही आएगा। फिर प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजेगा व्यू लेने के लिए स्पेसिफाइड टाइम में, और वो व्यू दे देती है स्पेसिफाइड टाइम में। तो भी प्रेसिडेंट जो है वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है इसके व्यू या रिजेक्ट कर सकता है, बाइंडिंग नहीं है इसके व्यू, ठीक है? और यूटी में तो वो अपने आप ही पार्लियामेंट एक्शन ले सकती है। और इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 1 हो गया है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। आर्टिकल 2 कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो बाहर से जो है एक्वायर कर सकती है टेरिटरी, और न्यू स्टेट जो है फॉर्म कर सकती है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है? आर्टिकल 3 कि जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर पार्ट है उसमें कोई चेंज करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है, उसकी प्रोसेस हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, ठीक है? Declare that laws made for admission or establishment of new state, Article 2 and Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 68। ये आर्टिकल 4 बोल रहा है कि हमने जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इनमें जो एडमिशन की है स्टेट, या स्टेट में कुछ चेंज किया है, बाउंड्री चेंज की है, नाम चेंज किया है, या बाहर से कोई अपने इंडिया के अंदर हमने ऐड की है कोई स्टेट, ठीक है? तो ये सब काम जो होगा उसमें आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है? सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। आपको आर्टिकल 368 किससे डील करता है? ये अमेंडमेंट से डील करता है, ठीक है? अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा पार्ट था? पार्ट 20, पार्ट 20, ठीक है? पार्ट 20 में आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से डील करता है कि अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है? तो आर्टिकल 4 ये बोल रहा है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में अगर ये सब कर रहे हैं ना हम चेंजेस, इन यूनियन में कुछ ऐड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्टेट्स में, ये सब सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसके लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है? ये सब की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। यही बोल रहा है आर्टिकल 4, ठीक है? अब देखो, आर्टिकल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है? अब इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कि पहले क्या था जब इंडिया आजाद हुआ 1947 के टाइम पे, और आहिस्ता-आहिस्ता कैसे 28 यूनियन टेरिटरीज, सॉरी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज बनी है, ठीक है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ठीक है? वहां पे एक क्वेश्चन था कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज्ड ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है? इंडिया के अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिसके ये कौन से प्रोविंसेस थे जिस पर ब्रिटेन का कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटेन का,
डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे किंग लोग जो है वो रूल कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो अथॉरिटी थी टॉप पे वो फिर भी ब्रिटेन के पास ही थी, लेकिन किंग लोग टैक्स देके अपना राजा बने हुए थे। ये प्रिंसली स्टेट्स थे और ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, उसने जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उस टाइम पे उसको 2 इसमें डिवाइड कर दिया, 2 कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? और इसने ऑप्शन दिया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको, ठीक है? इनको ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो इंडिया को जॉइन कर सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान को जॉइन कर सकते हो, और अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है कि मैं ना तो इसमें जॉइन होना चाहता ना इसमें, मैं तो अपना फ्री रहूँगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है? तो उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है? ये नंबर बहुत बड़ा है, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से 549 ने तो जॉइन कर लिया इंडिया को, ठीक है? इंडिया को जॉइन कर लिया 549। अभी 552 टोटल थी, 549 ने इंडिया को जॉइन कर लिया, कितनी रही? 3, ठीक है? ये 3 तो फ्री फ्री बोल रही थी कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है? कौन-कौन से थे ये? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ठीक है? तो इन तीनों ने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है? लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स की वजह से जो हैदराबाद है, पुलिस एक्शन की वजह से इंडिया में ज्वाइन करवा लिया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा के उसको भी इंडिया में ज्वाइन करवा लिया, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया, ठीक है? तो वो भी इंडिया का पार्ट बन गया, ये तीनों, ठीक है? तो सारी प्रिंसली स्टेट्स आ गई इंडिया में। ठीक है, तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसकी 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट की, ठीक है? 4 भागों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को बाँटा हुआ था, जिसमें पार्ट ए, बी, सी और डी थे, ठीक है? पार्ट ए कह रहा था गवर्नर्स प्रोविंसेस, जहाँ-जहाँ पे गवर्नर काम कर रहा है ना, वहाँ पे उसको पार्ट ए में रख दिया, ठीक है? ये प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नर रूल कर रहा है, और पार्ट बी में रखा प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, ठीक है? जहाँ पे लेजिस्लेचर काम कर रहा है, इलेक्टेड असेंबली है, तो वहाँ पे पार्ट बी में रख दिया, ठीक है? पार्ट सी में रख दिया चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, ठीक है? जहाँ पे चीफ कमिश्नर काम कर रहे हैं, और पार्ट डी में अलग से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया, ठीक है? पार्ट ए गवर्नर प्रोविंसेस, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, ठीक है? और पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार, ठीक है? इसके बाद अब देखो धीरे-धीरे जो है हमारी स्टेट फॉर्म होना स्टार्ट होती है। न्यू स्टेट उस टाइम पे हमारी 14 स्टेट्स, ठीक है? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, 1956 के टाइम पे, ठीक है? जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ थी, ठीक है? अब देखो 5, 5, 5, 5 हाँ, जब ये स्टेट थी इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, तो तब उसके बाद ये सब हुआ कि इतनी स्टेट्स ने आ गई हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान फॉर्म हो गया है, ठीक है? उसके बाद स्टेट की डिमांड आना स्टार्ट हो जाती है कि हमारी लैंग्वेज के आधार पे अलग करो, इससे अलग करो, तो वहाँ पे जो है कमीशन फॉर्म होती है, कमीशन टू फॉर्म स्टेट्स, स्टेट फॉर्म करने के लिए कमीशन बनी है, ठीक है? There has been a demand from different regions for reorganization of states on linguistic basis. ठीक है? लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स की डिमांड आने लगी। ठीक है? इसके लिए गवर्नमेंट ने कमिटीज जो है कमीशंस गठित करनी स्टार्ट कर दी। इन 1948 जून में एस के धर कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई। 1948 में एस के धर, ठीक है? इस कमेटी ने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लैंग्वेज। इसने बिल्कुल मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप स्टेट्स को बाँट सकते हो, ठीक है? फॉर्म कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज के आधार पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एस के धर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, ठीक है? अब फिर जो है फर्दर 1948 में ही दिसंबर के टाइम पे 1948 में ही दिसंबर के टाइम पे सेकंड कमेटी जो है वो गठित की जाती है। इसमें 3 मेंबर हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है? इनका फर्स्ट फर्स्ट जो है अ, इसका लेटर उठाया है
जवाहरलाल नेहरू का जे और वल्लभ भाई पटेल का पी और पट्टाभी सिद्धरामैया का पी। तो इसे जेवीपी कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, जेवीपी कमेटी बोलते हैं। ठीक है, इसने भी लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन मना कर दिया। ठीक है, दोनों ने मना कर दिया। अब देखो अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में जो है पोटी श्री रामुलु, ठीक है, इस नाम से एक व्यक्ति जो है स्ट्राइक कर रहा है कि जो है स्टेट बनाओ आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो तेलुगु बोल रहे हैं ना उसको अलग करके एक स्टेट बनाओ। ठीक है, तो इस वजह से ये स्ट्राइक में इसकी डेथ हो जाती है, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट आंध्र स्टेट ऑन लैंग्वेज बेस बाय सेपरेटिंग तेलुगु पीपल फ्रॉम मद्रास। ठीक है, मद्रास से अलग करके, मद्रास तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है, उससे तेलुगु पीपल को अलग करके आंध्र प्रदेश जो है वो फॉर्म करते हैं 1953 में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 2 कमेटी तो आ चुके हैं। 1948 में एसके धर आई थी, फिर उसके बाद जेवीपी कमेटी आई। फिर नेक्स्ट जो है 1953 में फजल अली कमीशन आती है, फजल अली कमीशन। इसमें फजल अली के साथ साथ 2 और मेंबर हैं, के एम पनेकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, ये कमेटी के मेंबर याद जरूर रख लेना। ठीक है, कभी कहीं कोई क्वेश्चन फंस जाए कि फजल अली कमीशन के साथ मतलब 2 और मेंबर कमेटी के कौन थे, तो के एम पनीकर और कुंजरू, पनीकर कुंजरू। ठीक है, फजल अली कमीशन, पनीकर और कुंजरू। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करी 1955 में। ठीक है, इसने एक आधार नहीं दिया, इसने 3-4 आधार दिए कि स्टेट को रिओर्गेनाइज इन आधार पर आप कर सकते हो। वो कौन-कौन से थे? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कि जहाँ पे आप एक लैंग्वेज के बहुत सारे लोगों में होमोजेनिटी मतलब कि एक जैसे, ठीक है, और कल्चर एक जैसा दिख रहा है तो इस बेस पे आप फॉर्म कर सकते हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, देखो जो इसने एसके धर ने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, तो इस फजल अली ने लिंग्विस्टिक और कल्चरल तो रखा ही, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इन सबको भी बेस बनाने का रिकमेंड किया। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल को देख के होना चाहिए। ठीक है, और यूनिटी एंड सिक्योरिटी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 4 को जो है फजल अली कमीशन ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आधार माना। ठीक है, रिकमेंड किया फजल अली कमीशन ने। तो अगर वन डे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, क्यों फॉर्म की गई थी। तो फजल अली जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, सेम एसके धर भी और जेवीपी कमेटी भी। ठीक है, तो इसने जो है फजल अली कमीशन ने जो पार्ट ए बी सी डी था ना उस टाइम पे, ठीक है, फोर फोल्ड जो क्लासिफिकेशन थी स्टेट की, उसको अबोलिश करने के लिए कहा कि खत्म कर दो इसको। ठीक है, तो इसको खत्म करने का काम हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इस टाइम पर इन 4 जो 4 टाइप थे, इसमें स्टेट्स को रखा गया था कि ये गवर्नर की है। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है पार्ट बी में, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर है और पार्ट डी में अंडमान निकोबार है। ठीक है, इन सब की जो क्लासिफिकेशन थी उसको खत्म कर दो। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंपॉर्टेंट किससे रिलेटेड है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने इन सबको खत्म करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को एस्टेब्लिश कर दिया। 1 नवंबर 1956 में क्या हो चुकी हैं? 14 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखो, ऑलरेडी 14 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 1956 की बात हो रही है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब देखो 15 स्टेट कौन से बनते हैं? गुजरात बनती है बॉम्बे से अलग होके। गुजराती लोग, ठीक है, उन्होंने डिमांड करी, 15 स्टेट बनी गुजरात बॉम्बे से अलग होके। ठीक है, और इसमें देख लो कि जेठालाल कौन सा नंबर बोल रहा है? बोल रहा है 15 15 15 चिल्लाओ बागा, 15 नंबर की गाड़ी से आओ। तो आप इसे 15 स्टेट गुजरात बनी। ठीक है, फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1961 में। ठीक है, इससे पहले जो है ये दादरा नगर हवेली पोर्टुगीज के पास थी। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली यूटी बन गई है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोवा, दमन एंड दीव।
ठीक है। ये 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, तीनों यूनियन टेरिटरी बन जाती है। गोवा बाद में जाके स्टेट बनती है 1987 में। ठीक है, पहले तो ये यूनियन टेरिटरी ही थी। दमन एंड दीव के साथ 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बनी है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी, अच्छा, आज के टाइम पे आप यूटी पढ़ते हो ना, पुडुचेरी, तो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है ये। ठीक है, जब कोस्टल ये इंडिया है ना, नीचे कोस्टल इंडिया, तो यहाँ पे पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये 4 लोकेशन है। ठीक है, 4 लोकेशन है। ठीक है, ये चारों लोकेशन पुडुचेरी के अंदर आती हैं। ठीक है, बेशक अलग-अलग हो, अलग-अलग जगह पे, लेकिन ये पुडुचेरी के अंदर आती है। तो पुडुचेरी में पुडुचेरी प्लस कराईकल, माहे और यनम, ठीक है, इसको यूटी घोषित कर दिया 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है फिर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड देखो, 15 तो हमारी गुजरात बन चुकी है, उसके बाद नागालैंड स्टेट बनती है 16th। ठीक है, 1961 में आसाम से अलग होके नागा पीपल डिमांड करते हैं। ठीक है, नागा लोग से मिलके एक नागालैंड बनता है 16th स्टेट के रूप में। फिर आ जाती है, देखो 1961 16th बन गई। अब हरियाणा बना है 17th। कब? 1966, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा फॉर्म होता है। उसके साथ साथ चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनती है, हिमाचल प्रदेश हमारा जो है 18 स्टेट बन जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो हिली एरियाज था उसको अलग करके, ठीक है, 18 स्टेट बना दिया, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, अब देखो, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, मणिपुर 19th, त्रिपुरा 20th और मेघालय 21st। ठीक है, MTN। ठीक है, 1920, 19-20 का आंकड़ा है, 19-20 का आंकड़ा है, और एक और ऐड कर दो 21 हो जाएगा। 19-20-21 पे MTM बनता है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बनता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ठीक है, इसमें 371F ये एक आर्टिकल और ऐड करते हैं कि सिक्किम को एक थोड़ा स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं सिक्किम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये आ जाए 371F किससे रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम को, ठीक है, ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में बना है। उसके बाद आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश तो पहले बन चुका है, ये अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ठीक है, मिजोरम, देखो गोवा 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिलता है इसे, और मिजोरम बनता है 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th, गोवा 25th। ठीक है, 25th गोवा। गोवा कब घूमने जाते हैं? 25th एनिवर्सरी पे लोग गोवा घूमने जाते हैं, तो 25th गोवा बना है। छत्तीसगढ़ प्लस उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, ये तीनों 2000 में बनती हैं, 2 और 3 0। यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, मतलब कि दो तो खंड खंड ही है, उत्तराखंड, झारखंड और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़, खंड, खंड। ठीक है, 2000 में 26, 27 और 28। देखो आज के टाइम पे तो 28 स्टेट हैं। ठीक है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको हम जम्मू एंड कश्मीर पहले इन 14 स्टेट में ऐड था। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर 2019 के बाद से अब एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो आज के टाइम पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो तेलंगाना फिर बन जाता है 29th स्टेट 2014 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है, और इनकी कैपिटल की थोड़ी सी डिबेट चलती रही है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, सॉरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश को कैपिटल मिली है अमरावती। ठीक है, और तेलंगाना को मिली है हैदराबाद। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी एक यूटी है, स्टेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देख, इस चैप्टर में यही था, यही अगर अच्छे से कर लो तो ये चैप्टर हो चुका है। हमने क्या पढ़ा है, एक पेज पे ना हम इसको समराइज कर देते हैं। देखो, आर्टिकल 1, पहले तो 1 to 4 पार्ट 1 में आते हैं। ठीक है, 1 to 4 हमारे पार्ट 1 में आते हैं। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, और नेम एंड जो नेम ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड इट्स टेरिटोरियल एक्सटेंट, वो सब कहाँ गिवन है? शेड्यूल 1 में गिवन है। ठीक है, ये पढ़ा आज हमने। ठीक है,
अब देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है? भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है ये, यूनियन ऑफ स्टेट है। वो हमने देखा कि क्यों? क्योंकि इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट के बीच में जैसे कि अमेरिका में हुआ है, ठीक है? आर्टिकल 1 यही बोलता है और आर्टिकल 1 जो है आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी परिभाषित करता है कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड करता है। ऑफ स्टेट टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है? और एक्वायर जो कर रहा है टाइम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्वायर कर रही है उसको, ठीक है? ये आर्टिकल 1 हो गया। फिर हमने आर्टिकल 2 देखा, ठीक है? आर्टिकल 2 में कि अगर हमें बाहर से कोई स्टेट को एडमिट करना है तो वो आ जाएगा, ठीक है? न्यू स्टेट हमें फॉर्म कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? और आर्टिकल 3 2 का ही भाई है लेकिन उनका स्टेट में स्टेट यूटी फॉर्म कर रहे हैं जो ऑलरेडी पार्ट है इंडिया का। उनमें चेंज कर रहे हैं, उनकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, उनका नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है? किसी का एरिया डिक्रीज़ कर रहे हैं, किसी का इंक्रीज़ कर रहे हैं, उन सब में चेंज हो रहा है, वो आर्टिकल 3 में है, ठीक है? और ये दोनों पावर है किसके पास? दोनों पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है? पार्लियामेंट के पास है इन दोनों की पावर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, ठीक है? ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमने आर्टिकल 3 में अ, आर्टिकल 3 में जो प्रोसेस है वो देख ली चेंज करने की कि पहले जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आएगा, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ठीक है? फिर जो प्रेसिडेंट है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजेगा और जो ये व्यू देगा वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है? प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और यूटी के केस में तो सारा काम-धाम पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो चाहे क्या यूटी के बेस पे एक्शन खुद ही लेती है पार्लियामेंट, ठीक है? यही था और अगर कोई चेंज अमेंडमेंट करनी है इस बिल में तो वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये था आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 ये बोल रहा है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में आप चेंज कर रहे हो, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 368 इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो इन दोनों में चेंज हो रहा है, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी से ये काम हो जाएगा। ठीक है? ये था आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पूरा चैप्टर ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन थी, फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के टाइम उसको खत्म करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म हो गई थी। फिर धीरे-धीरे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई। ठीक है? ठीक है, थैंक यू, बाय।